गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। से पब्लिक स्कूल अरुआ की एसएस क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने व्यवस्थापिका को कंप्लीट किया था। व्यवस्थापिका में हमने संसद के बारे में पढ़ा और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के गठन और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा और संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कार्यपालिका। क्या है बच्चों? कार्यपालिका, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका है। कौन सी कार्यपालिका है ये? संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है बच्चों। इसके अलावा संघ की कार्यपालिका में और भी जैसे कि नौकरशाह हैं, सचिव वगैरह हैं, लेकिन हमारे अध्याय में जो आप पढ़ेंगे वो सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर संघ की कार्यपालिका में से राष्ट्रपति के बारे में आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति है क्या और फिर उसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 52 में हमारे संविधान का जो संविधान है और संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उपबंध किया गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा बच्चों? राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 के तहत कही गई बात है। और देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी बच्चों? राष्ट्रपति में। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। यानी राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्या है बच्चों? नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। इसमें क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, वह उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद उनकी वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाती है और नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति की। लेकिन यहां पे ध्यान रहे कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान, संघ की कार्यपालिका का जो मुखिया है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है स्टूडेंट्स? राष्ट्रपति। और जो कोई भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो कुछ निर्णय करके देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के सामने उसको रखते हैं, राष्ट्रपति उनको स्वीकृति देता है। हालांकि उन्हें विचार के लिए कह सकता है, लेकिन लास्ट में उन्हें उसको स्वीकृति देनी होती है। तो वास्तविक जो निर्णय करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का एक भाग है मंत्रिमंडल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है। तो कैबिनेट मंत्रियों से मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है। ये मुख्य विभाग इनको सौंपे जाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, ये निर्णय करके देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है। काम नाम से होता है राष्ट्रपति की। योग्यता की हम यहाँ पे बात करते हैं। राष्ट्रपति पद अगर किसी को चाहिए, राष्ट्रपति कौन बनना चाहता है, तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको योग्यताएं बताई थी, लोकसभा सदस्य की योग्यता बताई थी। तो वो सभी योग्यताएं हैं राज्यसभा सदस्य की हैं, बस उम्र बदली है। और उम्र क्या हो गई है? 35 वर्ष। क्या हो गई है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति जो कोई व्यक्ति बनना चाहता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कितनी भी, ठीक है। तो अधिकतम की यहां पे वैसे सीमा नहीं दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम उम्र 35 वर्ष, अधिकतम का कोई ऐसा सीमा नहीं रखी है कि भाई कोई मतलब 40 वर्ष को हैगो तो मतलब राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है बेटा।
35 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। उसके अलावा लोकसभा के लिए जो योग्यताएं हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, सब में चलनी है, वो आपको मैंने याद करवाई दी पिछली वीडियो में। ठीक है, वह पागल या किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया नहीं ठहराया गया हो। लेकिन एक पॉइंट और इसमें जुड़ने वाला है, वैसे मैंने उन पॉइंटों को फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, अपराधी ना हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट जो जुड़ने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। वो जुड़ने वाला है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति बनेगा वो संसद का सदस्य न हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। एक पॉइंट यहां पर ये जुड़ने वाला है। तो ये पूरी की पूरी सभी योग्यताएं, मैंने पिछली बार भी बार बार जिक्र किया था कि उम्र बदलने वाली है, पॉइंट सब वही रहने वाले हैं। अब मैंने बताया किस तरीके से 25, 30, 35 आपको ध्यान हो, लोकसभा सदस्य के लिए 25, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 और राष्ट्रपति जो संसद का तीसरा अभिन्न अंग के रूप में उसको 35, उसी क्रम में मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, योग्यताएं हमने देख ली, निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब क्या है कि जनता सीधे राष्ट्रपति को मतदान नहीं करती है। यानी कि एक निर्वाचक मंडल बने हुए हैं, वो निर्वाचक मंडल यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और जनता सीधे मतदान राष्ट्रपति के लिए नहीं करती है, ये आपके जहन में होना चाहिए। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनता सीधे अपने मत का प्रयोग नहीं करती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन तो यानी कि जनता सीधे अपने मत का प्रयोग नहीं करती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं तो वो वोट करते हैं, अपने मत का उपयोग करते हैं। और जो पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राज्यसभा की जब हम बात कर रहे थे तो राज्यसभा का गठन भी क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ही होता था। तो मैंने उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था किस प्रकार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि जनसंख्या के अनुपात के रूप में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी कि एक जनसंख्या का क्षेत्र में एक प्रतिनिधि जीत के जाता है। ठीक है, एक निश्चित जनसंख्या क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जीत के जाता है और वो वोट कर रहा है, तो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या है कि वरीयता क्रम के हिसाब से वोट करी जावे, या में एक व्यक्ति को वोट डाल के हटे ना आए, एक व्यक्ति को वोट दे दिया बस हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। कितने उम्मीदवार खड़े हैं, 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो चारों को वोट करना होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या है कि एक व्यक्ति सबको वोट करेगा। अब आप कहोगे कि साहब सबको वोट करेगा तो बराबर के मत पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो वरीयता क्रम के हिसाब से देता। प्रथम चॉइस मेरी इसको है, सेकंड चॉइस मेरी फला को है। जैसे कि मैं आपको कहूं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है, और जैसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं मीरा कुमार हमारी लोकसभा अध्यक्ष, जैसे कि एक अंसारी साहब ले लो आप। तो कुल मिला के जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो भैया हमने पहली वोट करी रामनाथ कोविंद को। ठीक है, तो वो न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त करते हैं वहां पे आपको वो प्रक्रिया मैं बताऊंगा। वरीयता क्रम के रूप में यानी कि प्रथम चॉइस, सेकंड चॉइस, अगर 4 हैं तो फिर थर्ड चॉइस और चौथे को फोर्थ चॉइस दी जाती है। यानी कि चॉइस के हिसाब से 3 उम्मीदवार हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब चॉइस दी जाती है। तो फर्स्ट में कितनों ने दिया है, ठीक है, तो वो न्यूनतम कोटा बता के देता है कितनी वोट उसको चाहिए जीतने के लिए, वो मैं आपको नीचे बता रहा हूं। फिलहाल देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति की हम चर्चा कर रहे थे कि वरीयता क्रम के रूप में इसमें वोट दी जाती है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हम पढ़ रहे हैं तो निर्वाचन पद्धति हमने देखी है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से हैं, देखो, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
कौन से सदस्य हैं ये? निर्वाचित हैं, ये ध्यान रख लेना। अब आपको ध्यान है कब पिछली वीडियो का, यानी लोकसभा में कितने निर्वाचित है कि जामे 543 वर्तमान में। भाई वर्तमान सदस्य संख्या 545 है और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। कौन से सदस्य भाग ले में? निर्वाचित सदस्य भाग ले में। कौन से सदस्य भाग ले में बच्चों? निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले में। तो लोकसभा से कितने निर्वाचित है कि जामे 543। पिछली वीडियो उनका बार बार देखो आपके पास हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार में पहली बार में आपने उतना ना समझा हो, लेकिन अभी आप दूसरी बार उसको देख रहे हैं। भाई किसी चीज को दूसरी बार देखते हैं तो ज्यादा, ये तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन पढ़ाई आपको मिल रही है, आप तक वीडियो हमारी पहुंच रही हैं और आप उनको बार बार देख सकते हैं। कहीं एकाग्रता भंग हुई होगी, फिर भी दूसरी वीडियो में हो सकता है हम एकाग्र हों और वो चीज समझ जाएं। तो देखिए लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं, ठीक है। 2 मनोनीत होते हैं, 545 वर्तमान सदस्य संख्या। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा से निर्वाचित होकर जाते हैं वर्तमान में कितने? 233 सदस्य जाते हैं, ठीक है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि वो अपना वोट करते हैं। जनता कभी राष्ट्रपति के लिए मतदान कर रही है क्या? वो तो निर्वाचन पद्धति में हमने देखा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। कौन वोट करता है? संसद के सदस्य। कौन से संसद के सदस्य? निर्वाचित सदस्य। संसद के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, ठीक है। जो संसद में निर्वाचित होके गए हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, अपने मत का उपयोग करते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बच्चों राज्य विधानसभाओं में भी निर्वाचित होके जाते हैं। अब राज्यों में विधानसभा हैं, वो उनकी सदस्य संख्या है वो अलग अलग है, सभी राज्यों में अलग अलग है, वो जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होती है, ठीक है। और 1971 की जो जनसंख्या थी, 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ये एक तरह से क्या है, निर्धारण किया गया था। 1971 की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारण हुआ कि कितने सदस्य राज्यों की विधानसभा में, किस राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे। तो निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो कुल मिला के संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ में संघीय विधानसभा जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघीय विधानसभाओं में देखो 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के हिसाब से जो दिल्ली और पुडुचेरी है, कौन कौन से संघीय विधानसभा क्षेत्र हैं? दिल्ली व पुडुचेरी, यहां की विधानसभाओं के सदस्य भी क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये संघीय क्षेत्र हैं। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सुना तो होगा कि भाई 9 है, अब संख्या 9 हो गई है बढ़ के। पहले राज्य 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर विभाजन के बाद में। तो दिल्ली और पुडुचेरी पहले से ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां शासन किनका होता है? केंद्र सरकार का है, यानी संघीय सरकार का है। तो संघीय विधानसभा हो गई वो, और संघीय विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य वो भी इस राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में भी एक मनोनीत सदस्य होता है जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय को बहुमत नहीं मिल पाता है तो विधानसभा में एक सदस्य को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। आपको यहां पर गौर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, एक तो संसद के मनोनीत सदस्य, यानी मनोनीत सदस्य चाहे वो संसद का हो चाहे वो राज्य विधानसभाओं का हो, वो भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद, जो विधानमंडल होता है ना राज्य में, इसीलिए मैंने आपको ढांचा समझाया था, क्योंकि बार बार वो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं
और कनेक्टेड हैं तो उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बार बार कहा कि आप ये जो ढांचा है, ठीक है, एक एक ढांचा मैंने आपको बताया, वो आप अच्छे तरीके से समझ लें, जिससे कि आगे के जो लेसन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आपको आसान होता जाएगा कि किस तरीके से ढांचा आपके काम आ रहा है, कहाँ पे से कौन सी चीज ली जा रही है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं लेते हैं। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। संसद में आपको ध्यान हो 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में। संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करे है? कुल 14 सदस्य। कितने करे बच्चों? 14 सदस्य राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है। ठीक है बेटा, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करे? 14 सदस्य। ठीक है, तो ये सदस्य भागनालय में और राज्यपाल विधानसभा में भी मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, वो सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। प्लस में विधान परिषद के सदस्य, भाई 2 सदन होते हैं, सभी जगह विधान परिषद नहीं है, फिर भी 7 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यहां पे ध्यान रहे। तो देखो, निर्वाचित सदस्य संसद के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके समझ में तो आ रहा होगा। आप जब भी आपको लगता है कि ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के भेज सकते हैं, अगली वीडियो में मैं उसका निराकरण करूंगा। तो देखिए, निर्वाचक मंडल में संसद के और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हो गए। अब आता है विधानसभा सदस्य व संसद सदस्यों का मत मूल्य। देखो बेटा, आपने देखा होगा एक स्टूडेंट ने कहा था कभी कि भाई एक बार साहब वो राष्ट्रपति तो 8 लाख वोटों से जीता, हमने किसी ने मतदान नहीं किया, कहां से 8 लाख वोट आ गई है? कोई कहे कि 20 लाख से जीते हो, तो कहां से आ गई? तो देखो वहां क्या होता है, जैसे मेरी एक तरह से वैल्यू है, अब मैं 5 पैसे का आदमी हूं तो कोई 10,000 का आदमी है, वैल्यू देखी जाए। भाई कोई की होता है ब्रांड वैल्यू होती है ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो फिल्म स्टारों पे क्यों करवाते, तुमसे क्यों नहीं करवाते? तो ये ब्रांड वैल्यू है। तो अपनी कीमत कम है, किसी की ज्यादा है, तो भैया मत मूल्य निकालो जावे। ठीक है, संसद सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है और विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। तो मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, विधानसभा सदस्यों का मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और संसद के सदस्यों का मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। विधानसभा सदस्यों का को क्या कहते हैं भैया? विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोले। क्या बोले बेटा? तो विधायक का मत का मूल्य बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, विधायक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। भाई विधायक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी विधायक के मत का मूल्य आपको निकालना है, तो क्या करना होगा? राज्य या संघीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या, जिस विधानसभा से हम क्या कर रहे हैं? मत मूल्य निकाल रहे हैं, उस राज्य की विधानसभा का मत मूल्य निकालने के लिए, विधायकों के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? उस राज्य की कुल जनसंख्या को हम लेंगे। अब कुल जनसंख्या साहब रोज बढ़ रही है? ऐसे थोड़े ही ना लगाएंगे, रोज रोज निकाले हुए अलग अलग आंकड़े। ये जो कुल जनसंख्या है वो 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर यह गणना की गई है। 1971, अभी जो 50 साल के लिए फिक्सेशन हुआ, तो जब 2021 की जनगणना होगी तो 2026 में नए सिरे से फिर से इनका पुनर्गठन होगा। तो 1971 की जनसंख्या उस समय क्या थी? राज्य या संघीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ठीक है, जिसकी निकाल रहे हैं। भाई अलग अलग विधानसभा हैं हर राज्य में, उत्तर प्रदेश विधानसभा अलग है, राजस्थान विधानसभा अलग है, बिहार की अलग है, नहीं है क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? बिहार की कुल जनसंख्या लेंगे। यानी 1971 में क्या थी राजस्थान की, जैसे कि हमारे राजस्थान का निकालना है तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 1971 में क्या थी, और बटे में क्या करेंगे? राज्य या संघीय क्षेत्र के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। तो हमारे यहां संघीय क्षेत्र तो है ही नहीं है,
राज्य जैसे राजस्थान में, तो क्या करेंगे, यहां पे कितने निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, हमारे यहां 200 सीट हैं। कितनी सीटें बच्चों, 200 सीट। तो 200 को भाग राजस्थान की कुल जनसंख्या जो 1971 में ही, वहां में भाग दे देंगे और भाग कर देंगे, फिर उसको जो आएगा उसको भाग करेंगे 1000 से। इस सूत्र में हम इसको गुणा 1000 लिख सकते हैं, वहां ना लिख के इसके करेंगे पर गुणा, नहीं है क्या, बात वही हो जाती है, वही हो जाती है। गणित आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य हमने निकाल लिया, और हमारे यहां राजस्थान में विधायकों के मत का मूल्य क्या है, 129 आता है। 1971 की जो जनसंख्या है ना, उसमें 2 से सदस्यों का भाग देंगे तो 129 आता है, ये फिक्सेशन है, ठीक है बच्चों। अब राजस्थान में 129 आ गया तो जरूरी नहीं है कि एक विधायक को मत का मूल्य उत्तर प्रदेश में 129 ही आवे, नहीं है क्या, वहां विधायकों की, निर्वाचित विधायकों की संख्या अलग है, ठीक है, वहां की जनसंख्या अलग है, उस हिसाब से वहां पर सूत्र काम करेगा। वहां की जनसंख्या लेंगे और वहां के निर्वाचित विधानसभा सदस्य लेंगे और फिर उसको भाग 1000 से कर देंगे, तो वहां के विधायकों का मत मूल्य अलग आएगा। लेकिन मत मूल्य का मतलब क्या आएगा, कि मत मूल्य का मतलब हो गया कि एक विधायक जैसे ही वोट डालेगा, अभी राजस्थान का कोई विधायक वोट डालता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो सीधे उसके 129 मत पड़ेंगे, समझ गए। और 200 विधायक हैं तो 200 गुणा 129 करने पर जो कुल टोटल आएगा, इतने मत हमारे राजस्थान से राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। अब चॉइस उनकी है कि फर्स्ट चॉइस किसको कर रहे हैं, सेकंड चॉइस कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब संसद के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, संसद सदस्यों को हम क्या कहते हैं बेटा, सांसद। क्या कहते हैं, सांसद बोलते हैं। संसद के सदस्य सांसद, शॉर्ट में बोलते हैं उनको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, जिन्हें क्या कहते हैं, सांसद। अब सांसदों का मत का मूल्य ऐसे भी लिख सकते हैं, संसद सदस्यों का मत का मूल्य लिख दो, या सांसदों के मत का मूल्य बराबर क्या करेंगे, राज्य व संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों से प्राप्त कुल जो मत हैं, कुल वैध मत हैं। भाई कुल वैध मत कहां से आए, इन्होंने डाले विधायकन ने, जो जितने वैध मत डाले हैं ना विधायकन ने, इन्होंने जितना वोट किया है सभी राज्य जनते, वो कुल वैध मत कितने हैं, ठीक है। तो राज्यों से भी आए हैं और संघीय क्षेत्रों से भी आए हैं। संघीय क्षेत्रों में किससे, दिल्ली से और पांडिचेरी से, तो वहां से भी आए हैं। इन कुल वैध मतों में क्या करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे देंगे। अब संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, आप थोड़ा सा एकाग्रता बनाइए अपनी, कितने हैं स्टूडेंट्स, देखिए 543 मैंने आपको बताया कि 543 तो लोकसभा में निर्वाचित है कि जामे, और राज्यसभा में जामे 233, दोनों से मिलकर संसद हो गई। तो संसद में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, 776। कितने होते हैं, 776। तो जैसे ये 776 है तो 776 जो निर्वाचित सदस्य हैं इनका भाग दे देते हैं। संसद में कुल सदस्य कितने के हैं, कुल सदस्य तो 790 हैं, नहीं है क्या, जिनमें से 14 मनोनीत हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो हमें भाग किसका देना है, सिर्फ 776 का। अब देखो मत मूल्य हमने निकाल लिया, विधायकों के मत का मूल्य निकल गया, विधायक अपना वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए, और सांसदों का मत का मूल्य भी हमने निकाल लिया। जो हमारे जैसे कि सांसद हैं, प्रत्येक सांसद का लगभग 708 आता है, ठीक है। वो 1971 की जनसंख्या क्या थी, उसके हिसाब से वो मत का मूल्य निकाला गया है। 1971 की जनसंख्या जो थी उस हिसाब से राज्य या संघीय क्षेत्र से जो वैध मत प्राप्त हुए हैं, बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों को हमने भाग दिया है, और भाग देने पर लगभग आ रहा है हमारे 708, यानी एक सांसद अगर वोट करेगा तो उसके वोट पड़ते हैं 708, और विधायक हमारे राजस्थान से अगर वोट करता है तो उसकी वोट पड़ती है 129। समझ रहे हैं, हर राज्य के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने सांसदों के मत का मूल्य निकाल लिया। अब ये विधायक भी वोट करेंगे, यानी अपने मत का उपयोग करेंगे। और मत कैसे डालते हैं ये मैंने बताया आपको, अप्रत्यक्ष तो
भाई यही वोट कर रहे हैं, जनता तो सीधे वोट नहीं कर रही, लेकिन गुप्त मतदान है, दिखा के ना है कि मैं डाल रहा हूं साहब या को डाल रहा हूं, है गुप्त मतदान द्वारा छिपा के गुप्त मतदान किया जाता है। तो देखो सांसदों के मत का मूल्य निकल गया, विधायकों के मत का मूल्य निकल गया। अब ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति का जो अपने मत का उपयोग करेंगे। तो न्यूनतम कोटा कितनी आवश्यक होता है, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो विधायकों के कुल मत है ना उनका योग और सांसदों के मतों का योग ये बराबर होता है। क्यों, क्या किया है आपने, इन जो विधायकों के मत मूल्य है, जो कुल वैध मत है ना, उनमें भाग दिया है संसद के निर्वाचित सदस्यों का 776 का। भाग देने पे 708 आया, जैसे नहीं है क्या, तो ये 708 और 708 जैसे कि ये सभी विधायक फिर से गुणा करेंगे 776 तो वही है जाएगा। तो यानी कि विधायकों के मतों का योग, कुल वैध मतों का योग, विधायकों के मतों का योग और संसद के जो सदस्य हैं यानी सांसदों के मतों का योग बराबर आता है, इसका ध्यान रख लेना। अब देखिए न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कुल प्राप्त वैध मत, अब कितने वैध मत हैं भाई, किसने वोट किया है भाई, विधायक ने वोट दी है 129, जैसे राजस्थान से पढ़ रही हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग मत मूल्य है, उनकी वोट पड़ रही है, तो विधायकों ने वोट किया है और सांसदों ने वोट किया है, तो ये कुल वैध मत प्राप्त हो गए। वैध क्यों कहा, क्योंकि कई बार क्या है कोई कैंसिल वोट भी हो जाता है, क्योंकि मतपत्र से वोट डलते हैं। मतपत्र से क्यों डलते हैं, क्योंकि इसमें चॉइस भरी जावे। एक मतपत्र होता है, उसमें जैसे 4 उम्मीदवार खड़े, चारों के नाम होंगे, चारों के नाम हैं, जैसे मैं आपको शॉर्ट में जगह कम है तो नाम ना लिख के, जैसे ए है, व है, स है, द है, ठीक है, या ये कहूँ रामनाथ कोविंद है नहीं है कि वेंकैया नायडू है और साहब मीरा कुमार है, नहीं है हामिद अंसारी है। अब ये जब खड़े हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, तो इसमें क्या होता है, वरीयता क्रम के हिसाब से दी जावे। फर्स्ट चॉइस मेरी साहब इसको है, सेकंड मेरी चॉइस इसको है वोट देना, थर्ड इसको है, फोर इसको है, ठीक है, चॉइस दे में ये तो देंगे सबन को, पर फर्स्ट चॉइस किसकी है भाई, मैं तो चाहता हूं ये बने, और अब ई ना बने तो फिर ई बने ना आएगा, और ई भी ना बने तो फिर मेरी तरफ से ये बने, नहीं है क्या, तो वो तो चॉइस है अपनी। तो ऐसे ये क्या है, एकल संक्रमणीय मतपत्ति के हिसाब से मतदान किया जाता है। तो जितने भी मत पड़े, तो ये क्या है, मतपत्र के जरिए जब मतदान हो रहा है तो उसमें कई बार क्या कैंसिल हो जाता है वोट, गलत तरीके से कहां पे मोहर लगाई है आपने, हैं हो सकता है याहू के खाने में चली गई और याहू के में चली गई, हैं नहीं है क्या, रामनाथ कोविंद साहब के में चले गए, वेंकैया नायडू के, अब वेंकैया नायडू नहीं मेरे खाते में, नहीं है क्या, तो वो विवाद है तो कैंसिल हो जाएगा। वैध मत को ही वहां पे स्वीकार किया जाता है। तो कुल प्राप्त वैध मतन में भाग दे दिया जाता है निर्वाचित उम्मीदवार प्लस एक। निर्वाचित कितने को होना है, राष्ट्रपति कितनों को बनना है, एक को बनना है, नहीं है क्या, किसको बनना है, एक को। निर्वाचित उम्मीदवार एक प्लस एक, सॉरी क्या हो गया ये, 2, यानी कुल प्राप्त वैध मतन में 2 को भाग लगेगा और प्लस 1 कर देंगे। कहने को मतलब कहा हो, जैसे 100 है, 100 में 2 का भाग दिया 50, प्लस में 1 कर दिया 51, कुल मिला के आधे से 1 ज्यादा ही न्यूनतम कोटा है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए आधे से 1 ज्यादा वोट होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अब ई साहब ई का प्रक्रिया है, और चुनावन में जैसे लोकसभा के में तो सीधे साहब कौन जीत गया, कितने वोटों से जीत गया, तो उसमें अंतर है। यहां न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए आधे से 1 ज्यादा, जबकि तुम्हें पता है जैसे लोकसभा के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उदाहरण के लिए एक बता दूं, 100 वोट हैं, 100 वोट हैं और 100 में से उम्मीदवार खड़े हैं कितने, 4, जिनको 100 वोट प्राप्त करनी, 100 वोट उनमें से 4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो उनमें से कोई हो सके 30 वोट प्राप्त करके वो जीत जाए। आधे से ज्यादा प्राप्त करिए कबान है,
ना करी, फिर भी वो जीत जाता है और विजेता बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भैया आधे से एक ज्यादा वोट मिलना जरूरी होता है, ये न्यूनतम कोटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो, जैसे कि उदाहरण के लिए 100 सीटें, 100 मत हैं और 100 मत में उम्मीदवार खड़े हैं, कितने? 4 उम्मीदवार खड़े हैं। एक को मिल गई 40, एक को मिल गई 30, एक को मिल गई 20 और एक को मिल गई 10। किसी को आधे से ज्यादा मिली क्या? 51 मिली क्या? नहीं मिली। जैसे इसको मिल गई 40, इसको मिल गई 30, इसको मिल गई 20, इसको मिल गई 10, हो गई 100। लेकिन किसी को क्या 51 मिली? नहीं है क्या? 51 मिली का किसी को नहीं मिली, जबकि कुल 100 है और 100 में से 51 चाहिए, लेकिन 51 किसी को नहीं मिली। तो क्या होगा कि जो लास्ट में न्यूनतम वोट जिसको मिली है सबसे कम, अब जैसे मैंने उदाहरण के लिए 10 लिखा है, नहीं है क्या, इसको कम मिली है तो इसकी वोटों को इनमें डिवाइडेशन किया जाएगा कि सेकंड चॉइस किसको दी है, ठीक है, तो वो सेकंड चॉइस वाले इसको दिए जाएंगे, तो ये यहां से हटके इसकी सेकंड चॉइस में डिवाइडेशन हो जाएगा। फिर भी अगर 51 नहीं आता है तो फिर वो तीसरे नंबर पे न्यूनतम वोट हैं, उनको फिर इसमें डिवाइडेशन किया जाएगा। तो कुल मिला के आधे से एक ज्यादा जब तक नहीं हो जाती, जब तक किसी भी उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मध्यपति। और इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। आप एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लें। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहले क्या किया, निर्वाचन पद्धति, ठीक है, निर्वाचन पद्धति में प्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये हमारी पहली हेडिंग थी, निर्वाचन पद्धति। फिर निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में हमने क्या किया, एक तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, राज्य व संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, और जो 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उस हिसाब से दिल्ली और पुडुचेरी ये जो संघीय क्षेत्र हैं, यहाँ के विधायक भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो एक निर्वाचक मंडल तो हो गया विधायकों का और एक हो गया संसद के सदस्यों का। संसद के निर्वाचित सदस्य भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर क्या है, तीसरी हेडिंग लिखी, विधानसभा सदस्य व संसद के सदस्यों का हमने मतमूल्य निकालना है। मतमूल्य निकालने के लिए क्या किया, हमने विधानसभा के सदस्यों का यानी विधायकों के मत का मूल्य निकाला। कैसे निकाला, जिस क्षेत्र का, जिस राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाल रहे हैं, वहां की हम 1971 के हिसाब से जनसंख्या को लेंगे, ठीक है, और उसमें भाग दे देंगे राज्य या क्षेत्र से जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कुल एमएलए कितने के हैं, यानी विधायक कितने के हैं, उनका भाग दे देंगे और उनको भाग कर देंगे फिर किससे, जो भागफल आएगा उससे भाग कर देंगे 1000 से, या हम नीचे 1000 को गुणा भी कर सकते हैं, बात वही होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात की हमने संसद के सदस्यों की। संसद के सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए हमने क्या किया, राज्य व संघीय क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों से जितने वैध मत हमको प्राप्त हुए हैं, उनमें क्या किया है, हमने संसद के निर्वाचित सदस्यों का हमने भाग दे दिया है। संसद के कुल निर्वाचित सदस्य 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से, कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 776। तो 776 का हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों को भाग लग गया और ये मत मूल्य लिख जाएगा सांसद का, जिसे एमपी भी बोलते हैं। और लास्ट में हमने इसका न्यूनतम कोटा निकाला। न्यूनतम कोटा में कुल प्राप्त वैध मत, यानी संसद के सदस्यों ने जितने मत दिए और विधायकों ने जितने मत दिए, उन मतों में, कुल प्राप्त वैध मतों में हमने निर्वाचित उम्मीदवार एक होता है +1 और सबको +1 किया, ठीक है। तो ऐसे हम भाग दे रहे हैं, 1 + 1
2 का भाग लगता है कुल मिला के। कुल वैध मतन में 2 का भाग देने पे 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, वो 50% से 1 ज्यादा हो जाता है। और इस प्रकार से राष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव होता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, तो वो न्यूनतम कोटा निर्धारित करेगा। और इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगली वीडियो में हम उसकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।